Hello, Namaste, good morning. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. I am here to discuss the remaining part of the chapter Resources and Development. तो चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर है वो रिसोर्सेज के बारे में था, जो कि हम लोगों ने लैंड रिसोर्स पढ़ लिया है। लैंड रिसोर्स में हम लोगों ने ये देख लिया है कि लैंड लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए, लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्रोविज़न थे, ये सारे चीज़ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब उसी चैप्टर में सॉइल एज ए रिसोर्स को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट सपोर्ट वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। टॉप सॉइल इज द uppermost layer of the earth. It consists of humus factor such as various of temperature, parent rock, decomposer and running water effect. The formation of the soil in India can be classified on the basis of their texture, thickness, age, chemical and physical properties. तो सॉइल एक रिसोर्स है। सॉइल का डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना है, वो भी टेक्सचर के बेसिस पे देखना है, थिकनेस के बेसिस पे देखना है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखना है। तो इस टोटल चैप्टर में जो टॉप मोस्ट ऑफ द जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, कैसा हटेगा, ओए 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 भाई, तो जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, इट इज मेड ऑफ ह्यूमस। एंड देखिए इस पर्टिकुलर अगर हम लोग सॉइल का स्ट्रक्चर पढ़ें, इसमें एक चीज होता है इसका बेड रॉक। सपोज दैट बेड रॉक जिस पेरेंट मटेरियल का बना होता है, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये इग्नेशियस रॉक है, ये एक इग्नेशियस रॉक है। इसका वेदर्ड जो मटेरियल होगा, जो डेन्यूडेड मटेरियल होगा, उससे जो सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल बनेगा। इसका ये वेदर्ड होके सब सॉइल वेदर्ड रॉक एंड सैंड स्लिट एंड क्ले बनेगा। जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है, ये ह्यूमस का बना होगा। ह्यूमस इज नथिंग बस जैसे पेड़ से पत्तियां गिर गई तो उनका डिटेरियोरेशन हो गया डाइटेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया सॉइल का क्लासिफाइड टेक्सचर के बेसिस पे। टेक्सचर के बेसिस पे हम लोग सॉइल को जो क्लासिफाइड कर सकते हैं वो करेंगे हम लोग सैंड, स्लिट स्लिट और क्ले। सैंड, स्लिट और क्ले। और ये इसका बस अब बेसिक ये याद रख लीजिए कि सैंड इज साइज में, सैंड इज ग्रेटर इन साइज देन स्लिट एंड स्लिट इज ग्रेटर इन साइज देन क्ले। साइज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, थिकनेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थिकनेस से हम लोग को इसका पेरेंट बेडरॉक मटेरियल का पता चल सकता है, और इसका एज से हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कौन सा केमिकल है, अल्मुनियम है, पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके कलर पे हम लोग देख सकते हैं, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है। ये बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन है। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे पहले एक आप अगर एमसीक्यू देख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग में आप मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जो कि हम लोग को ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स का है, और इट इज फॉर्म बाई 3 हिमालयन रिवर्स दैट इज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। एलुवियल सॉइल इज composed ऑफ सैंड, स्लिट और क्ले पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए अब एक बेसिक सा चीज ये समझ लीजिए बस। बेसिक सा चीज ये समझ लीजिए, मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है।
यहाँ से कोई नदी निकल रही है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नदी निकल रही है। तो ये जब नदी जब निकलेगी यहाँ से, तो अपने साथ डेन्यूडेट पार्टिकल लेके आएगी, अपने साथ सैंड लेके आएगी, अपने साथ स्लिट लेके आएगी, अपने साथ क्ले लेके आएगी। और जब लेके आएगी तो अपने इस साइड उसको डिपॉजिट करते जाएगी, तो एक बेल्ट प्रिपेयर हो जाता है अलुवियल सॉइल का। तो अलुवियल सॉइल का एक बेल्ट प्रिपेयर हो जाता है, और ये गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। ये तो बेसिक हो गया आपका। और इसका इसका आप इसको अगर फर्दर आगे हम बढ़ते हैं, तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इट इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड सम पार्ट ऑफ द राजस्थान, गुजरात। सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी, वीट, सुगर केन एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप। ठीक है, देखिए एक अगर ये जो माउंटेन से जो रिवर निकल के आ रही थी, तो ये क्या करेगी, हर एक साल फ्लड आएगा, हर एक साल अपने साथ सैंड स्लिट क्ले लेके आएगी, और सैंड स्लिट क्ले लेके आएगी तो हर एक बार अपने जो प्लेन्स होंगे, जो बैंक्स ऑफ द रिवर होंगे, उन पे डिपॉजिट करते जाएगी। तो समझ लीजिए कि इस साल जो क्ले आया था ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, जब नया वाला क्ले आएगा तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसको भी अलुवियल सॉइल का भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो बांगर सॉइल और खादर सॉइल में होता है। इसको न्यू अलुवियल सॉइल बोलते हैं, इसको ओल्ड अलुवियल सॉइल बोलते हैं। इतना इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बांगर इज द ओल्ड अलुवियम, इन अदर वर्ड बांगर इज ओल्डर देन खादर, ये तो आपको समझा दिया है। खादर इज द न्यू अलुवियम एंड इन अदर वर्ड खादर इज यंगर इन एज, ये आपको समझा दिया है। बांगर ऑफन contains कंकर nodules with calcium carbonate in subsoil. Khadar is finer and more sandy and free from कंकर nodules. कंकर नोड्यूल से आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी अगर नदी आएगी तो जो कंकड़ होंगे ना, तो जो भी आपका सैंड, स्लिट और क्ले है वो फाइनर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू कंकड़। मान लीजिए ये कंकड़ है तो ये इसका साइज सैंड और स्लिट से थोड़ा बड़ा होगा। खादर इज रिन्यूड फ्रिक्वेंटली एंड इज नॉट फर्टाइल। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे खादर सॉइल है, ठीक है, और जब जब बाढ़ आएगा तो इसका ह्यूमस बहा के लेके चला जाएगा। ह्यूमस में नाइट्रोजन कंटेंट रहता है, अगर बाढ़ आएगा इसको बहा के लेके चला जाएगा तो फर्टाइल कहाँ से होगा। फर्दर अभी आगे पढ़िएगा तो इसको पता चलेगा कि इसकी फर्टिलिटी को भी रिगेन किया जा सकता है, और इसकी फर्टिलिटी को हम लोग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डाल के भी, एनपीके फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर, उससे इंक्रीज करते हैं। खादर इज फाउंड नियर द रिवर चैनल, तो आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो नया सॉइल आएगा नदी रिवर द्वारा जो डिपॉजिट करेगा वो नियरर टू बैंक करेगा, और जो ओल्डर बांगर सॉइल होगा वो थोड़ा दूर पे यहाँ पे डिपॉजिटेड रहेगा। ठीक है, बांगर वही वाला बात है, बांगर इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर एंड हायर देन द ग्राउंड लेवल। सिंपल सी बात है। अब हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में बात करेंगे। ब्लैक सॉइल का जो फिजिकल एक फीचर है वो ब्लैक दिखता है, इसको रेग्यूर के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये जो सॉइल होता है आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल और रेग्यूर सॉइल। ये 1 नंबर का एमसीक्यू बनता है यहाँ से। इसको रेग्यूर भी बोला जाता है, रेग्यूर सॉइल भी बोला जाता है, उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और आगे का देखेंगे, दिस सॉइल इज फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा एंड छत्तीसगढ़। ये बेसिकली अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा भारत है और ये है विंध्यन रेंज।
विंध्यन रेंज से जो डीप साउथ में हम लोग बढ़ते जाएंगे, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू है। पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका ब्लैक सॉइल से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो सॉइल है कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है, पोटास में रिच है। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इस पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। इट इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग कॉटन। इस जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, इसमें कॉटन का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेड एंड येलो सॉइल मतलब ये दिखता है रेड और येलो। दिस सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगेटिक प्लेन्स एंड सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। दिस सॉइल बिकम रेडिश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। फिर से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ बन रहा है कि जो रेड सॉइल है वो लाल इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। और ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, जब मान लीजिए रेड सॉइल है, बारिश हुई और वो हाइड्रेटेड हो गया। हाइड्रेटेड मतलब आप जब नहीं बोलते हैं कि आई एम फीलिंग डिहाइड्रेटेड, मुझे पानी चाहिए, वही वाला बात है। अगर कहीं प्रेसिपिटेशन हुआ, पानी रेड सॉइल पे गया तो ये येलो दिखने लगता है, तो कुछ नहीं बोलते हैं, बस रेड सॉइल इन हाइड्रेटेड फॉर्म लुक्स येलो, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। लैटराइट सॉइल का अगर बात करें, लैटराइट सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। दिस सॉइल हैज लो ह्यूमस कंटेंट as most of the microorganism get destroyed because of high temperature. The soil is found in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, hilly region of Assam. This soil is suitable for the growing tea and coffee. Cashew nuts are grown in the red laterite soil of Tamil Nadu, Andhra Pradesh और केरला, ठीक है। इसका आप बस वहीं देख लीजिए आप कि जो सॉइल है एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर में फाउंड किया जाता है, हेवी रेनफॉल होता है। दिस सॉइल एज लो ह्यूमस कंटेंट, क्योंकि हेवी रेनफॉल होगा, जितना भी ह्यूमस होगा वो रन ऑफ हो जाएगा सरफेस पे से, ये हो गया। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एरिया में जब रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो दे गेट डिस्ट्रॉयड। द सॉइल इस केरला में पाया जाता है। टी और कॉफ़ी इसमें ग्रो किया जाता है। कैसी नट जो रेड लेटराइट सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है। इसका एक फीचर है जिसको बोलते हैं लीचिंग होता है। मान लीजिए एक सॉइल का लेयर है, ठीक है, इसमें आपको कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सब है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये लोग क्या करता है कि ये लोग वाटर के साथ डिजोल्व होके ये बिसाइड द मतलब थोड़ा डीपर पे चला जाता है। इसका कंसंट्रेशन वॉश ऑफ होके थोड़ा सबडक्ट हो जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। आई डोंट नो वेदर दिस टर्म इज इन योर सिलेबस और नॉट, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगा सो मैंने इसको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एरिड सॉइल, दिस सॉइल these soil are sandy in texture and saline in nature. They found in the area of high temperature and dry climate. बेसिक सी बात है, राजस्थान वाले एरिया में हाई टेम्परेचर और ड्राई क्लाइमेट होता है। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा के भी थोड़ा बहुत पार्ट में, और गुजरात के थोड़े बहुत पार्ट में पाया जाता है। ये फर्टाइल नहीं होता है और इसमें तो फर्टाइल करने के लिए एडिक्वेट इरिगेशन ऑफ द सॉइल, मतलब हम लोग को इरिगेशन करना पड़ेगा, इसमें वाटर कहीं से भी डालना पड़ेगा। और अगर एक फॉरेस्ट सॉइल का बात करें तो दिस सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन रीजन्स। इट इज़ मेड ऑफ सैंड एंड स्लिट। इन द स्नो रीजन ऑफ हिमालय द सॉइल लैक ह्यूमस कंटेंट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द टॉप कवर ऑफ सॉइल। जो
फॉरेस्ट होता है, जो भी फॉरेस्ट सॉइल होता है, आपको तो पता ही होगा फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद करके चलना है, जहाँ बारिश होगा वहाँ का जो टॉप लेयर, ह्यूमस का टॉप लेयर होगा वो वॉश ऑफ होगा, तो इसका भी वही हाल होता है लोअर पार्ट ऑफ द। लेकिन जो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए ये माउंटेन है, मान लीजिए ये माउंटेन है, यहाँ से बारिश हुआ, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, यहाँ से जो ह्यूमस है ह्यूमस कंटेंट इस फॉरेस्ट के साथ साथ आके जो लोअर एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन होता है वहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। कलेक्ट होने के बाद जो ह्यूमस कंटेंट है, ह्यूमस कंटेंट यानी मतलब नाइट्रोजन इसमें है, और नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो नीचे वाला एरिया में आपको फॉरेस्ट सॉइल आ गया और ये ज़्यादा फर्टाइल हो गया। और एक चीज़ है, आप ब्लैक सॉइल में एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इसमें क्रैक्स, अगर इसको वाटर नहीं मिलेगा तो इसमें क्रैक्स डेवलप्ड हो जाते हैं। क्रैक्स डेवलप होने के कारण ये अच्छे से एरिएट कर पाते हैं। ये देखिए रेड एंड येलो सॉइल है, लैटेराइट सॉइल है, और ये एरिड सॉइल है। सॉइल इरोजन का एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। सॉइल इरोजन कुछ नहीं होता है, वियरिंग अवे बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर, वाइंड एंड वाटर लिख सकते हैं, एंड वॉशिंग डाउन ऑफ सॉइल कवर बिकॉज ऑफ द रनिंग वाटर is known as soil erosion. Because the process of erosion and soil formation occur simultaneously, there is a balance between the two. However, overgrazing and deforestation at a rapid pace can disturb this balance. Different kind of erosion are gully erosion and sheet erosion होता है, जो आपको बता दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ। देखिए अगर मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, लैंड है, बट जब भी हवा चलेगा इसके साथ ये जो यहाँ पे पार्टिकल है हवा के साथ यहाँ से हवा के साथ कैरीड अवे हो जाएंगे और कहीं यहाँ पे जाके डिपोजिटेड हो जाएंगे। तो ये वाला एरिया का तो वेयरिंग अवे हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो सॉइल फॉर्मेशन हुआ ना, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं एक दूसरे में, ठीक है। अगर मान लीजिए पानी, अगर कोई लोअरिंग एल्टीट्यूड पे कोई लैंड है, यहाँ से हम लोग पानी ऐसे ऐसे गिरा दिए, पानी अगर ऐसे गिरा तो यहाँ से जो वेदरिंग करेगा वो यहाँ पे जाके ला के एक्यूमुलेट कर देगा उसको, जिस तरीके से फॉरेस्ट सॉइल में हम लोग देखें तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेगा, तो ये वाला पार्ट का वेयरिंग डाउन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म होगा। कुछ इस टाइप से बता रहे हैं। गली इरोजन होता है, गली इरोजन ही बाद में कैनियन फॉर्म कर लेता है। गली इरोजन में कुछ मान लीजिए ये एक लैंड का ये है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप का बारिश होने के कारण इस टाइप का एक इरोजन हो जाएगा, जो कि फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते थर्मल एक्सपेंशन से या किसी तरीके से कार्बोनिक रिएक्शन से, वाटर होता है इसमें, कार्बन कंटेंट होता है, वाटर आएगा कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और इसको तोड़ के, इसका मतलब ये जो रॉक का टुकड़ा था वो डिफरेंट डेनूडेड पार्टिकल में टूट जाएगा और फर्दर इसका वेयरिंग डाउन हो जाएगा। ये देखिए गली इरोजन है और ये वाइंड इरोजन है। शीट इरोजन आपको समझा दिए हैं, वॉशिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द वाटर एज ए शीट ओवर ए लार्ज एरिया इज नोन एज शीट इरोजन। वाइंड इरोजन आपको बता दिए कि एक जगह का एक्यूमुलेटेड जो सॉइल होता है किसी दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, तो जहाँ का एक्यूमुलेटेड सॉइल था तो वहाँ पे वेयरिंग अवे हुआ, और जहाँ पे डिपोजिट हुआ वहाँ पे लैंड फॉर्मेशन हुआ। और सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटूर प्लॉगिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, और शेल्टर बेल्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। शेल्टर बेल्ट के बारे में एक बार और बता देंगे आप। ठीक है, कंटूर प्लॉगिंग क्या होता है, कंटूर फार्मिंग भी कर सकते हैं, फार्मिंग भी कह सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक माउंटेन है जिसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पे एक लाइन खींच देंगे जो सेम एल्टीट्यूड पे रहेगा ना, इसको बोलते हैं कंट्यूर। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्यूर को स्टेप की तरह, इस तरीके से स्टेप की तरह कट कर लेते हैं, और इस पोर्शन पे
वो लोग खेती करते हैं, ये वाला पोर्शन पे लोग खेती करते हैं। तो क्या होता है कि अगर 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 इस टाइप से हम लोग स्टेप बनाए, इस माउंटेन पर अगर इस टाइप से स्टेप बनाए, ऐसे ऐसे स्टेप फार्मिंग, आप 3D में नहीं दिखा पा रहे हैं, आपको समझ जाइएगा, इस टाइप से स्टेप फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। और जब ऊपर से बारिश होगा तो यहाँ पे जो वेदर्ड मटेरियल आएंगे ना, यहाँ पे उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, यहाँ पे आके एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, यहाँ पे आके एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। तो सॉइल का कंजर्वेशन कह सकते हैं इसको। टेरेस फार्मिंग सिमिलरली यही है प्रोसेस, लेकिन ये जो कंटूर ड्रॉ करके होता है, सिमिलर एल्टीट्यूड पे कंटूर ड्रॉ होता है, ये सिमिलर एल्टीट्यूड पे नहीं होता है, ये स्टेप की तरह होता है, जो कि माउंटेन के स्लोप पे सिमिलरली इसी की तरह होता है। और जो सॉइल कंजर्वेशन है, ऊपर से पानी आएगा अपने अपने साथ वेदर पार्टिकल लेके आएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा और सॉइल को कंजर्व करेगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग कुछ नहीं होता है। देखिए जैसे मान लीजिए खेत है, ठीक है, खेत है, तो यहाँ पे हम लोग कोई फसल उगाएं और यहाँ पे घास उगा दिए, प्लस को घास की तरह दिखा रहे हैं, यहाँ पे फसल उगा दिए, यहाँ पे घास उगा दिए। जब भी हवा आएगा ना यहाँ से, तो यहाँ का जो सैंड स्लिट क्ले जो भी सॉइल हो, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा पाएगा अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रास का बेल्ट बना देंगे। वही है स्ट्रिप क्रॉपिंग, कि व्हेन द ग्रासेज आर ग्रोन बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ द क्रॉप, ये जो दो स्ट्रिप ऑफ द क्रॉप है, इसके बीच में जो ग्रासेज हम लोगों ने ग्रो किए हुए हैं, इसके कारण जो वाइंड का एक्शन है इतना ज़्यादा लिथल नहीं होगा इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेदरिंग ऑफ सॉइल। ये हो गया शेल्टर बेड। वे ट्री एंड प्लांटेड इन ए रो एंड इट, वही बात है कि मान लीजिए खेत है, ठीक है, खेत है, आपको इधर से यहाँ पे ट्री लगा देना है, यहाँ पे ट्री लगा देना है, यहाँ पे ट्री लगा देना है, यहाँ पे ट्री लगा देना है। तो हवा कहाँ से आएगा? हवा का तो फोर्स, जो जिस फोर्स से हवा हीट करने वाला था, वो उस फोर्स से तो हीट नहीं कर पाएगा और वेदरिंग कम होगा। तो दिस इज, आई थिंक कि अब आपका चैप्टर ख़त्म ही हो गया है। थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, कुछ बाकी होगा तो मैं आपको कराऊंगा। चलिए, आपका मैप है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, आप इसको देख लीजिएगा। सारे सॉइल को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। और इस जो चैप्टर का एमसीक्यू भी हम लोग करवाएंगे हमारे क्लासेस में। हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे कम्प्रिहेंसिवली कवर कराया जाएगा, और उसका सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से उसका हर एक का आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज सम्मो कुमार साइनिंग आउट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।